आज का हमारा टॉपिक जो है समाजीकरण के अभिकरण या संस्थाओं पर आधारित मेजर एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण के दो प्रकार होते हैं या दो अभिकरण मुख्य रूप से होते हैं। पहला अभिकरण प्राथमिक समूह और द्वितीयक अभिकरण द्वितीयक समूह या प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। तो देखते हैं प्राथमिक संस्थाएं कौन कौन सी। प्राथमिक संस्थाएं में परिवार, मित्र समूह, नातेदारी, विवाह आदि आते हैं। द्वितीयक संस्था में शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यवसाय समूह और अजनबी से व्यवहार, यह द्वितीयक संस्थाओं में आता है। तो समाजीकरण में हमने पढ़ा है कि बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक। यह हम अध्ययन कर रहे हैं उन अभिकरणों का, उन एजेंसियों का, उन संस्थाओं का जिनके द्वारा एक बालक का समाजीकरण होता है। तो प्राथमिक संस्था का पहला अभिकरण है परिवार। परिवार में क्या सीखता है? अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से। तो उनके द्वारा किया गया व्यवहार वो सीखता है। जैसा व्यवहार वो दूसरों के साथ करते हैं वैसा व्यवहार बालक भी दूसरों के साथ करना सीख जाता है। तो प्राथमिक संस्थाओं में सबसे पहले जो है वो परिवार आता है। परिवार से ही उसका समाजीकरण प्रारंभ होता है। सेकेंड स्टेप है मित्र समूह। मित्र समूह कह दो या क्रीड़ा समूह कह दो, लगभग एक सी बात। 4, 3 या 5 वर्ष की आयु में वो अपने मित्रों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलकूद करना पसंद करता है। तो खेलकूद के दौरान उसमें बहुत सारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उन्हें सहयोग देना चाहिए, सहयोग की, संघर्ष की, प्रतिस्पर्धा की भावनाएं जो है वो मित्र समूह में आती है। फिर तीसरा पॉइंट है पड़ोस। क्योंकि शहर में आज ये स्थिति है कि हम पड़ोसी को नहीं जानते, किंतु ग्रामीण समाजों में, ग्रामीण समुदायों में पड़ोस ऐसा होता है जो भाईचारे की तरह रहता है, उनका व्यवहार भाईचारे की तरह होता है। तो बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बुरे वक्त में सबसे पहले पड़ोस ही काम आता है, पड़ोसी व्यक्ति ही आपकी मदद करता है। तो पड़ोस के द्वारा भी आपका समाजीकरण होता है। चौथा पॉइंट है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह क्या होती है? नातेदारी दो प्रकार की होती है, एक तो रक्त संबंधित और दूसरा विवाह से संबंधित। तो बालक जो रक्त संबंधित है, जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, उनसे किस प्रकार का व्यवहार उसे करना चाहिए
क्या अच्छा व्यवहार है और क्या बुरा व्यवहार है, उसका समाजीकरण जो है वो नातेदारी समूह में होता है। दूसरा प्रकार है विवाह। विवाह के आधार पर नातेदारी समूह बनते हैं, जैसे मामा मामी है, नाना नानी है, मौसी है इत्यादि जो है वो विवाह के आधार पर बनते हैं। तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये जानकारी हमको नातेदारी समूह से मिलती है और उसी के द्वारा हमारा समाजीकरण होता है। प्राथमिक संस्थाओं का अंतिम पॉइंट है विवाह। विवाह के पश्चात पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, सास ससुर के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, साला साली के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारी जानकारी जो है या ये सारा समाजीकरण जो है वो हमको विवाह के पश्चात मालूम होता है कि कौन सा व्यवहार अपेक्षित है या कौन सा व्यवहार उपेक्षित है। अब आते हैं हम प्रत्येक संस्थाओं पर। प्रत्येक संस्था में सबसे पहली है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में बालक शिक्षा को ग्रहण करता है, अपनी मानसिक चेतना को विकसित करता है, अध्ययन का कार्य करता है और इसी दौरान उसकी कुछ परिचित जो उसी कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, उनसे परस्पर सहयोग होता है, संघर्ष भी होता है, कई प्रतिस्पर्धाएं भी होती है कि कक्षा में प्रथम आना है या यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेना है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार जो है वह शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है या शिक्षण संस्थाओं द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगली संस्था है प्रत्येक संस्थाओं की राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था में वो अपने राष्ट्र अपने राज्य के बारे में जानता है, क्या नीतियां उचित है क्या अनुचित है, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या मतलब ऐसी बात की जाए जिससे राष्ट्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। तो ये सारी जानकारी राजनीतिक संस्थाओं में प्राप्त होती है या यूं कहें कि राजनीतिक संस्थाओं में उसका समाजीकरण होता है राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति। तीसरी है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं जिनमें वो अर्थ का लेन देन करता है। अर्थ का लेन देन वो मित्र के साथ भी कर सकता है, किसी व्यापारी के साथ भी कर सकता है। तो उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जैसे आज वर्तमान समय में अर्थ जो है वो अमेरिकन पद्धति पे डिपेंड हो गया है, हैंड टू हैंड कैश। आप जो भी सामान खरीदते हैं उसे कैश दीजिए, क्योंकि उधार वाला सिस्टम पहले चलता था, अब वो है धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो आपका जो 10 साल का व्यवहार है वो सिर्फ 10 रुपए के कारण या 20 रुपए के कारण बिगड़ सकता है। तो उसको ये जानकारी ये दुकानदारों से प्राप्त होती है कि किस प्रकार से उसको व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उसको वस्तुओं को खरीदना चाहिए। चौथा पॉइंट है धार्मिक संस्थाएं। अपने धर्म के प्रति हम कैसे जागरूक होते हैं, क्या पवित्रता है क्या अपवित्रता है, क्या हमारे रीति रिवाज है, क्या मतलब वो लोकाचार है, क्या रूढ़ियां हैं, क्या परंपराएं हैं, इन सब की जानकारी धार्मिक संस्थाओं में होती है और वहीं से उसका धार्मिक सामाजिकरण होता है। अगला है सांस्कृतिक संस्थाएं। हमारी बोलचाल कैसी होनी चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए, हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, ये सब जानकारी जो है सांस्कृतिक संस्थाओं में प्राप्त होती है और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से ही उसका सांस्कृतिक सामाजिकरण होता है। अगला पॉइंट है व्यवसाय समूह। जिस व्यवसाय में चाहे वो इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कलेक्टर है, चाहे एसडीएम है, चाहे फैक्ट्री का मालिक है, चाहे फैक्ट्री में मैनेजर है, उसमें दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, व्यवसाय को लेकर अपने से उच्च अधिकारियों के प्रति, अपने से निम्न अधिकारियों के प्रति कैसा व्यवहार उसका होना चाहिए, उसका सामाजिकरण जो है आर्थिक संस्थाओं में होता है। सबसे
अंतिम पॉइंट है अजनबी से व्यवहार। जैसे आप बस से सफर कर रहे हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कैसे भी सफर कर रहे हैं, तो आपका मेरे कहने में मतलब आपके पास जो बैठा है व्यक्ति है वो बुजुर्ग है, महिला है, बच्चा है, कैसा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई महिला खड़ी है, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानती, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जगह से उठकर उसे सीट दे। जैसे किसी महिला के हाथ में बच्चा है तो उसे सीट दे। जैसे 60 से अधिक व्यक्ति का उम्र का व्यक्ति अगर खड़ा है बस में या ट्रेन में, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपना सीट जो है उसको दें। तो इस प्रकार से आज हमने ये जानकारी प्राप्त की कि प्राथमिक संस्थाओं और द्वितीयक संस्थाओं में समाजीकरण कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।